बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बेटा हम एक्सरसाइज 3.2 के जो बकिया क्वेश्चन हमारे रहते थे वो कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है लेट यू सेट दिया हुआ है, ए सेट भी दिया और बी भी दिया है। कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ फॉर दीज सेट्स, ठीक है, एंड ड्रा वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम भी बनानी है और डी मॉर्गन लॉ को प्रूव भी करना है हमने। डी मॉर्गन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये रियाजीदान था जिसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं एडवांस आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ कि ये पेपर में आने वाला है 100%। फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इंशाल्लाह ये पेपर में आएगा। तो इसमें डी मॉर्गन लॉज का 2 कवानीन होते हैं कि जो कि हमने प्रूव करने हैं और साथ उसकी वेन डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें जी, सेट भी दिए हुए हैं। कहते हैं पहला ला क्या होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दूसरा डी मॉर्गन लॉ होता है ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी 2 कवानीन है, इसको रटा नहीं लगाना। मतलब अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो ज़ाहिर है राइट हैंड साइड पे अब इनका कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग होगा। बाद में दोनों का इंटरसेक्ट लेंगे तो फिर हमारा जो डी मॉर्गन लॉ साबित हो जाएगा। इसी तरह दूसरा है ए इंटरसेक्ट बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये 2 लॉ हैं जी, इन दोनों में से एक लाजमी बोर्ड के पेपर में आता है। तो सबसे पहला लॉ मैं आपको प्रूव करवाता हूँ जी। लेफ्ट हैंड साइड कहता है जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए यूनियन बी ए के एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद बी के एलिमेंट लिखेंगे। यूनियन का मतलब पहले भी मैं बता चुका हूँ बच्चों, इसका मतलब होता है कि एलिमेंट को इकट्ठा करके तरतीब के साथ लिख देना, वो यूनियन कहलाता है, क्योंकि यूनियन का लफ्ज़ी मतलब भी इकट्ठा ही होता है, ठीक है। तो अब साथ ही मैंने उसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब वेन डायग्राम बनाइए। तो वेन डायग्राम के लिए यह एक बात याद रखनी है आपने कि हमेशा रेक्टेंगल शेप में ज़ाहिर की जाती है और यू शक्ल में उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो रेक्टेंगल शेप है उसको यू शक्ल से डिनोट किया है। 2 सर्कल बनाए, एक का नाम ए रखा और एक का नाम बी सेट रखा। तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ए और बी की बात हो रही है, क्योंकि पहले ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाएंगे। तो पहले ए के एलिमेंट और बी के दोनों का जो कॉमन जो पार्ट था वो था सी और डी, ये वाला, यानी दोनों में सी और डी एलिमेंट मिलते थे, लिहाजा मैंने वो यहाँ पे लिख दिए। अब हमने ए सेट और बी सेट में वो एलिमेंट लिख देने हैं जो सी डी के अलावा हैं। यानी ए सेट में सी डी के अलावा जितने एलिमेंट वो ए बी जी एच आ जाएगा, और बी सेट में सी डी के अलावा ई एफ जे आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट यू वाले थे उसमें ए से लेकर आई तक ए बी सी है। तो जाहिर है फिर बाकी एलिमेंट ए और बी में एडजस्ट हो चुके हैं, बकाया पीछे आई बचा है तो वो उसको हम यू में लिखेंगे। तो सवाल के मुताबिक एक बात काबिल गौर है कि जो उसका आंसर होगा, यहाँ पे एक बात याद रख लें कि जो भी आंसर होगा उस हिस्सा को हम शेडेड करेंगे तो ये हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले देखिए ए वाला और बी वाला, जो मतलब जो एलिमेंट सी डी के अलावा जो है ना, मतलब इसमें यूनियन जो है ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखें ए में भी सारे एलिमेंट हैं और ये बी में भी आ रहे हैं, तो लिहाजा यू के अलावा सारा जो है ना ए बी मुकम्मल जो है ना वो सारा हिस्सा क्या होगा, हमारा शेडेड हो जाएगा। इस तरह इसको डिनोट भी कर दिया, ए यूनियन बी, इसकी वेन डायग्राम बन गई। अब उसने कहा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, ज़ाहिर अब हमने कंप्लीट करना है। तो हमेशा होल जो कॉम्प्लीमेंट है हम उसको यू में से निकालते हैं। यू मतलब यहाँ पे यूनियन नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। इस बात का भी आपने ख्याल करना है, ठीक है जी। इसका मतलब यहाँ पे होता है यूनिवर्सल जी। तो अब इसके मुताबिक देखें यू माइनस ए यूनियन बी, यानी होल कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस सारा ए यूनियन बी होल उसका निकाल देंगे। सबसे पहले यू के एलिमेंट लिखे, फिर उसके बाद डिफरेंस की अलामत वैसे ए यूनियन बी के एलिमेंट लिख दिए। अब हमने यहाँ पे वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए पहले में मौजूद और दूसरे में ना हो। तो जाहिर है ये जो एलिमेंट है सारे इसमें मौजूद है सिवाय किसके, आई के। तो हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आई। तो इसी तरह इसकी भी वेन डायग्राम बनानी है हमने। एंड पे कैसे बनाएंगे, एक सबसे पहले वो तकरीबन एलिमेंट हमने उसी तरह लिखने जैसे हमने पहली शक्ल में लिखा है, ठीक है। मतलब ए के एलिमेंट भी लिख दिया, बी के भी लिख दिया, सी डी जो कॉमन हिस्सा वो भी लिख दिया, और आई जो है वो ज़ाहिर है यू में ही आना था। लेकिन मैंने एक बात समझाइए कि जो आंसर होगा वो हिस्सा शेडेड होगा। अब यू में चेक कर सकते हैं कि सिर्फ एक आई है, तो ज़ाहिर है फिर यू वाला सारा हिस्सा शेडेड होगा ए बी के
ये लावा। तो इस तरह हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड में जो कंप्लीट हो चुकी है, ए जो है बी का कॉम्प्लीमेंट हमने बना दिया वेन डायग्राम। राइट हैंड साइड है, अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी लग लग है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेना है यानी यू माइनस ए, यू के अरकान, उसके बाद ए के अरकान। अब वो लिखने हैं जो यू में मौजूद और ए में ना हो, वो एलिमेंट हमने लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, ए से लेकर जे तक हमारे पास यू में है और ए में ए बी सी डी जी एच है, यानी इन एलिमेंट के अलावा जो भी ए यू में मौजूद है वो सारे हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा जी ई एफ और आई जे, ई एफ और आई जे। तो इस तरह जब इसके हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें देखें ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, क्योंकि दो सेट इस्तेमाल हुए हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट में यू और माइनस ए इस्तेमाल हुआ था। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, ए के एलिमेंट ए बी सी डी जी ये सारे आ गए, और उसके बाद हमने यू के अरकान वो लिखेंगे जो ए में लिखे गए, इनके अलावा जो बाकी बचे वो यू में लिख देंगे। तो अब इस तरह हमारे पास आंसर के मुताबिक ई एफ आई जे जो है ये वाला हिस्सा शेडेड होगा। वो देखें हमने सारा हिस्सा शेडेड कर दिया। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट और उसकी वेन डायग्राम बनानी है। वो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यू माइनस बी, तो ए बी सी एन जे तक, फिर डिफरेंस सी डी ई एफ जे। अब इसमें भी इनके अलावा बाकी सारे आ जाएंगे, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आंसर आ जाएगा। यानी डिफरेंस का मतलब ये होता है जो चीज़ हमारे पास और दूसरे के पास ना हो वो इसका डिफरेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। बी कॉम्प्लीमेंट ए बी जी एच आई हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसकी भी शेप वैसे बनेगी, बी के एलिमेंट सारे लिख दिए और जो यू में बाकी बच जाएंगे बी के अलावा वो सारे लिख देंगे। तो आंसर भी हमारा जो आंसर है उसी के मुताबिक हमने उस हिस्से को एडिट कर देना है। यानी यू कॉम्प्लीमेंट बी का मतलब ये होता है कि यू में मौजूद और बी में ना हो, तो यू वाला सारा हिस्सा हमारा शेडेड हो जाएगा। अब बच्चों इसके एंड पे देखें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्ट लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्ट लिया तो आई है, तो सेम जो ऊपर शक्ल हमने बनाई थी लेफ्ट हैंड साइड की वही शक्ल बन जाएगी। उसके एलिमेंट लेकर उसको हमने शो कर देना है, यानी कि आई आंसर है तो लिहाजा आई इस को हम शेडेड करेंगे। तो ये बच्चा हमारा डी मॉर्गन जो पहला लॉ था वो हमारा प्रूव भी हो गया और साथ मैंने वेन डायग्राम की मदद से साबित भी कर दिया। अब इसके बाद दूसरा जो लॉ है वेन डायग्राम इसका जो हमारा डी मॉर्गन का, वो भी इसी तरह है, ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मेरा ख्याल है कि पहले आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए तो इंशाल्लाह इसमें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्ट बी लिया। जब ए इंटरसेक्ट का मतलब होता है जी तकाते, यानी कि मुश्तरक, कॉमन, मिलता जुलता, यानी दोनों में जो एलिमेंट मौजूद हो वो उसका आंसर होगा। अब सी डी चेक करें, दोनों में मौजूद है, लिहाजा इसका ए इंटरसेक्ट बी सी डी आ गया। वेन डायग्राम के मुताबिक ए और बी के एलिमेंट लिख दिया, सी डी जो उसका कॉमन हिस्सा था, तो लिहाजा आंसर के मुताबिक जो सी डी था वही उसका हिस्सा शेडेड होगा, ठीक है। तो वो मैंने नीचे शो भी कर दिया है, ए इंटरसेक्ट बी। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इसको शो करने के लिए, ए इंटरसेक्ट बी, ये हमारा वेन डायग्राम इसकी शो हो गई। अब इसके बाद ए इंटरसेक्ट बी होल कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए इंटरसेक्ट बी, यू के एलिमेंट, उसके बाद ए इंटरसेक्ट बी का सी डी आया था। अब सी डी के अलावा सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब वेन डायग्राम उसी तरह बनेगी जैसे हमने पिछले लॉ में बनाई है। आई मतलब यू में आ जाएगा, बाकी ए के एलिमेंट और बी के, सी डी जो कॉमन हिस्से में है वो सी डी में आ जाएंगे। तो इसके बाद आंसर के मुताबिक जो हमारा आंसर आया है, आई के अलावा सारे एलिमेंट मौजूद हैं। तो अब देखें यू के अलावा मैंने ए और बी सारा कंप्लीट शेडेड कर दिया है। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर जो कंप्लीट हो गया। अब राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, और वो हमने कैसे करना है जी, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया जी। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं u माइनस ए। अब हमारे पास u में वाले अरकान और a वाले अरकान लिख दिए हमने। अब इसमें a b c d g h के अलावा जो जितने भी एलिमेंट u में मौजूद हैं वो सारे आ जाएंगे, e f और i j आ जाएगा, यानी जो पहले में मौजूद और दूसरे में ना हो। तो इस तरह शेप हमारी पहले a के एलिमेंट सारे लिख दिए, फिर u में, ज़ाहिर है ई एफ आई जे सारे एलिमेंट इसमें आ गए, तो यू वाला हिस्सा शेडेड होगा। बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, इसी तरह यू के अरकान और बी के लिख दिए, तो जाहिर है ए बी जी एच आई ऐसे एलिमेंट है जो कि बी में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा वो हमारा आंसर आ गया। अब इसकी भी शेप हमने वैसे बना दी, बी के एलिमेंट, उसके बाद हमने क्या लिखा जी, यू के एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास
इसके एलिमेंट भी आगे, यू वाला हिस्सा सारा शैडेड हो गया। अब इसका कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट के, दोनों का यूनियन मतलब इकट्ठा तरतीब करके लिख दिया। अब इसको भी हमने वेन डायग्राम की मदद से शो कर देना है। तो इस तरह हमारा आई के अलावा ए और बी कंप्लीट सेट जो हमारा शो हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा जो डी मार्गन लॉ के दोनों कवानीन थे मैंने साबित करवा दिए, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानब, क्योंकि जिसको क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 वो इतना काबिल बच्चा हो जाएगा कि वो क्वेश्चन नंबर 6 ईजीली खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, इंतहाई आसान है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है जी, तो सबसे पहले देखें, उसने कहते हैं कि u बराबर नेचुरल नंबर 1 से लेकर 20 तक दिए, एंड a बराबर 135 से लेकर ओड नंबर यानी कि 19 तक दिए हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं छोटी छोटी, और ये बच्चों मरूजी में भी आ सकती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव, मरूजी के लिए ये बहुत अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और मरूजी के लिए भी। तो सबसे पहले ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू कहता है, पहले ये प्रूव करो कि क्या ये ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल के होता है जी। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने ऊपर अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट जब किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो हमेशा उसको यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें बात। तो u माइनस ए है, मतलब वो एलिमेंट लिखेंगे जो u में मौजूद है और a में नहीं है, तो ये इवन नंबर आ जाएंगे 2, 4, 6 और 20। इसी तरह फिर ए कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद अब हमारे पास कहता है जी ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए के एलिमेंट फिर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के। तो जाहिर है यूनियन मतलब इकट्ठा करके तरतीब से लिखना है, इधर ओड नंबर है और इधर इवन है, इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये नेचुरल नंबर बन जाएगा, और ये बराबर होता है यू के, तो लिहाजा साबित होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब इसका हम बच्चों करेंगे सेकंड पार्ट, 3 पार्ट हैं और छोटे छोटे जो पार्ट है, ठीक है जी, और ये भी तकरीबन वैसे सवाल सारा हो जाना है हमारा जी। तो सबसे पहले देखिए सेकंड पार्ट कहते हैं जी ए इंटरसेक्ट यू इक्वल टू ए के, लेफ्ट हैंड साइड पहले ए एलिमेंट ए के एलिमेंट लिखे हैं, फिर हमने यू के लिखे हैं, दोनों का इंटरसेक्ट दिया तो हमारे पास 1359, क्योंकि ये नेचुरल थे इसमें तो सारे ही आने। तो इस तरह हमारा ए इंटरसेक्ट यू आ गया जी। उसके बाद उसने कहा था ये आप चेक कर सकते हैं ये बराबर होता है ए के, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, थर्ड पार्ट में कहता है ए इंटरसेक्ट ए का कॉम्प्लीमेंट और इक्वल टू इम्प्टी सेट, इसको 5 भी पढ़ते हैं या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें ए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, तो हमने यू के रकान फिर हमने ए के लिखे, तो आंसर है 2, 4, 6 यानी कि इवन नंबर आ गए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्ट ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास इसका, क्योंकि इंटरसेक्ट वो होता है कि जो दोनों में मौजूद हो, अब ये ओड नंबर है ये इवन है, तो लिहाजा इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ सकता, तो इस तरह ये इसका 5 या खाली सेट आंसर होगा। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 होता है, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड है बराबर राइट हैंड साइड की। ये तो बच्चा था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ठीक है 4, 5, 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक नई चीज़ और एक नया कानून सीखना है हमने, जो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सबसे पहले आपको रूल्स को समझना होगा, क्योंकि अगर बच्चों आपको रूल्स समझ में आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको आएगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो रूल्स के लिए सबसे पहले याद रख लें कि एक नया ये कानून है। ठीक है, 8 में था, लेकिन अगर जिन बच्चों ने 8 में किया है तो उनको तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, कोई उनके लिए परेशानी नहीं बनेगी। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका करवा दूँ। ये जो 2 लॉ हैं न्यू इसमें ऐड हुए हैं, उसको कहते क्या हैं जी। सबसे पहले रियल वर्ल्ड यानी कि असल दुनिया में हम एप्लीकेशन इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो काफ़ी इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फ़िलहाल इसका नाम है कि कोई भी कोऑर्डिनलिटी यानी कि होता है फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट, द कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट इज़ डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। ये कोऑर्डिनलिटी को ज़ाहिर किया जाता है, या इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं कि एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट उसकी तादाद उसको काउंट किया जाता है। इस रूल को कहते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 2 और 3 सेट्स, यानी 2 सेट में उसकी वजाहत मालूम करनी हो किसी चीज़ के मतलब, या 3 सेट में मालूम करनी हो, तो फिर हम इस कानून का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले पहला लॉ जो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स,
यानी कि इसको हम उर्दू में ये भी कह सकते हैं कि दो सेटों के लिए असूल शमूलियत और इखराज, असूल शमूलियत और इखराज, ये याद रखना आपने, ये कानून होता है, ये असूल शमूलियत और इखराज, ठीक है। ये इसके मुताबिक अगर 2 सेट दिए गए हैं तो वो कौन सा कानून हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये वाला कानून आपने अच्छे तरीके से बच्चों याद रखना है। सबसे पहले कहता है कोऑर्डिनलिटी इनटू ए यूनियन बी इक्वल टू कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए, या इसको एन ऑफ ए भी पढ़ सकते हैं, प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। यहाँ पे परेशानी होना, जैसे डी मॉर्गन में लेफ्ट हैंड साइड में यूनियन आता है, दूसरी तरफ इंटरसेक्ट हो जाता है। एक तो तरीका ये याद करने का है, नहीं तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब होता है कि दोनों सेट के जो मजमूई तादाद होती है उसको शो करता है। और इसी तरह आगे एन ऑफ ए यानी ए में अलग तादाद कितनी है, एन ऑफ बी इसमें अलग तादाद कितनी है। और फाइंड जो करना होता है ज़्यादातर कहता है कि ए इंटरसेक्ट बी, जो दोनों में कॉमन चीज़ हो ए में और बी में, वो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है या वो निकालनी है, तो उसको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्ट बी की मदद से। और जो टोटल तादाद होती है वो हम ज़ाहिर करते हैं ए यूनियन बी की मदद से। ये आपने बच्चों कानून याद रखना है। और दूसरा कानून प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, 3 सेट अगर दिए जाएँ, पहले 2 सेट हों तो ये कानून, अगर 3 सेट बच्चों दिए जाएँ तो फिर हमने क्या करना है, फिर ये वाला एक लंबा सा आपको कानून नज़र आ रहा होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको बच्चों रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको समझना है। जब आपको समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह ये भी आपको आ जाएगा। मसलन कहता है इफ़ ए बी एंड सी आर फिनिट सेट, अगर कहता है मधु सेट हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों सेट के जो जितने भी एलिमेंट है उनकी टोटल तादाद को इससे ज़ाहिर करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब उसके बाद एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, यानी उसकी मदद से देखें आगे ए बी सी अलग अलग कर दिया, इनकी तादाद अलग अलग हो जाएगी। फिर कहता है एन ए इंटरसेक्ट बी, अब कहता है जो ए और बी में कॉमन चीज़ है वो, ठीक है, इसका मतलब है अब ए इंटरसेक्ट सी, ए और सी में जो चीज़ कॉमन है वो हमने निकालनी है। फिर कहते हैं जी माइनस एन बी इंटरसेक्ट सी, और जो बी और सी में जो कॉमन चीज़ है वो हमें निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कहते हैं प्लस एन ए इंटरसेक्ट बी एंड इंटरसेक्ट सी। अब इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है वही चीज़ ज़्यादातर हमने फाइंड करनी होती है, उसके मुताबिक हमने सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंशाल्लाह वो क्वेश्चन मज़ीद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास वो कह रहा है जी कि अगर इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, कहता है जी क्लास में अगर 55 स्टूडेंट हैं तो मैं क्या करता हूँ, टोटल स्टूडेंट्स एन ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब तो क्लास में 55 स्टूडेंट है, उसको टोटल को ज़ाहिर करने के लिए ए यूनियन बी लिखेंगे। मैंने इस शक्ल में फार्मूले की शक्ल में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि फिर सवाल ईजी हो जाएगा। अब कहते हैं 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 बच्चे ऐसे हैं कि जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं। मैंने सी से ज़ाहिर किया, लेकिन साथ इक्वल टू एन ऑफ ए लिख दिया। ठीक है, फार्मूले में लिखने में आसानी होगी। अब उसने कहा है जी 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और जो 30 बच्चे हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एच मैंने लिखा है, एच मतलब यानी कि हॉकी। साथ यहाँ भी आप ये भी लिख सकते हैं क्रिकेट और हॉकी, मज़ीद उर्दू मीडियम वाले बच्चों को भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब कहता है फाइंड करो कि आल्सो इज स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों गेमों को पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, कहता है ऐसे बच्चे फाइंड करो जो कि बोथ गेम्स यानी दोनों गेम्स को लाइक करते हैं, बोथ लाइक। ठीक है, दोनों गेमों को पसंद करते हैं, वो हमने फाइंड करना है, यानी दोनों में जो कॉमन है वो चीज़ हमने निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कानून के मुताबिक मैंने वो मैंने आपको बताया था वही लॉ हम लिखेंगे, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। ठीक है, ये मैं तफसील से आपको मैंने पहले पीछे बता दिया। उसके मुताबिक बच्चों देखें, सबसे पहले एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। आप देखें कीमतें ऊपर लिख दी हैं, सिंपल ए यूनियन बी 55, एन ऑफ ए 34, बी 30 है, माइनस एन ए इंटरसेक्ट बी। अब देखें इसको प्लस किया 64 आ गया, और ये वाली वैल्यू वैसे नीचे आ गई 55 है। ठीक है, और 64 हमारा
ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस ही, और ये प्लस 55 है। यानी आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि सिंपल, ये देखिए 64 वैसे आ गया, ये प्लस का 55 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हल करेंगे तो 9, यानी इंटरसेक्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू 9, यानी ये आंसर आ गया कि ऐसे बच्चे कि जो बोथ लाइक गेम्स, यानी हॉकी भी पसंद करते हैं प्लस क्रिकेट भी पसंद करते हैं, वो 9 बच्चे हैं जो कि ये पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम इसी तरह है, इसमें भी देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट के मुताबिक मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले उसने कहा है, कहता है इन ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयड, एक फैक्ट्री है वहाँ पे 500 मुलाजम काम करते हैं, उसमें से साथ साथ मैं कीमतें भी पुट कर रहा हूँ, साथ साथ आपको स्टेटमेंट भी समझा देता हूँ। कहता है जी टोटल कितने 500। अब सब बच्चों को पता चल गया होगा कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो हमारा इक्वल टू 500 होगा, ठीक है। अब उसमें कहता है जो 250 लोग हैं वो कैन स्पीक उर्दू बोल सकते हैं। तो उर्दू जो बोलते हैं वो एन ऑफ ए मैंने साथ लिख दिया 250, और इंग्लिश बोलते हैं जो एन ऑफ बी यानी कि 150, ये किताब के ऊपर दिया होगा उसने, ठीक है। इसी तरह पंजाबी जो लोग बोलते हैं वो एन ऑफ सी यानी कि 50 लोग हैं, ठीक है। और अब कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी है कि कैन स्पीक पंजाब 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी 40 लोग ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश मिक्स बोल सकते हैं। अब देखें यू प्लस ई लिखने का मकसद ये है कि देखें अब पंजाबी 50 है और यू प्लस ई यानी कि उर्दू और इंग्लिश जो बोलते हैं उसको अब हमें कॉमन चीज़ आ गई ना दोनों में। अब देखें यू में मैंने ए लिखा था, ज़ाहिर अब इधर भी क्या आ जाएगा ए और बी, यानी उर्दू और इंग्लिश जो लोग बोलते हैं वो 40 हैं, दोनों जो मिलके बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह अब दूसरी इसकी जो कंडीशन है वो उसमें क्या कह रहा है कि इंग्लिश और पंजाबी जो कॉमन बोलते हैं वो लोग कितने। अब देखिए इंग्लिश को हमने बी से डिनोट किया था और पी को हमने सी से। अब बी इंटरसेक्ट सी जो दोनों बोलते हैं पंजाबी और इंग्लिश वो कितने लोग हैं 30 लोग हैं। अब कहता है उर्दू और पंजाबी वाले कितने हैं, यानी उर्दू को ए से ज़ाहिर किया था और पी को हमने पंजाबी को सी से। तो अब ए इंटरसेक्ट सी जो है उसमें 10 लोग हैं जो कि दोनों मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने साथ साथ स्टेटमेंट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि वैसे ही उसको लिख भी दिया है। जब सारी वैल्यू लिख दी गई हैं, हाँ एंड पे जो फाइंड करना है वो क्या चीज़ है, कहता है कि हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी कि कितने लोग जो हैं कि वो तीनों ज़ुबानें यक वक्त बोल सकते हैं, वो हमने बच्चों फाइंड करने हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि सबसे पहले देखिए वैल्यू मैंने लिख दी है। कानून जो है मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ, तफसील से मैं आपको बता कर आया हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट। पिछला जो कानून था वो था 2 सेट के लिए, ठीक है, और ये कितने 3 सेट के लिए। अब देखिए उसके मुताबिक एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ज़ाहिर है फार्मूला पूरा मैंने लिख दिया है। अब देखिए एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। अब इसी के मुताबिक बच्चों इसमें कीमतें दर्ज कर दें। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब टोटल, और ए 250 था, बी हमारे पास 150 था, सी उसी तरह -10 -30 सारी हमने वैल्यू पुट कर दी। और फाइंड हमने करना है ये वाला एन इंटू ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, यानी कि तीनों लोग ऐसे निकालो जो इंग्लिश भी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं और पंजाबी बोलते हैं यानी तीनों चीज़ों में जो चीज़ पाई जाती है जो कि कॉमन चीज़ हो वो हमने बच्चों हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें कीमतें पुट कर दी हैं प्लस वाली को सॉल्व किया तो 450 और -10 30, ठीक है, इनको हमने किया है और इसमें यहाँ पे हमारे पास 80 यानी कि हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 10 30 और एक और थी हमारे पास लैंग्वेज जो कि 40 नहीं, यहाँ पे मिस हो गया मुझसे, यहाँ पे -40 भी आएगा, ठीक है। अब इनको जब टोटल करेंगे तो 40 और 40 यानी कि -80 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो -80 है प्लस माइनस -370 आ गया, और ये वाली वैल्यू वैसे ही ये प्लस का उधर जाके माइनस, तो 130 हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमें पता चल गया कि ऐसे लोग जो कि तीनों लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस पंजाबी जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है, वो लोग हमारे पास 130 है फैक्ट्री में जो तीनों ज़ुबानें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर जो कि 8 भी मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। तो बस असल नाम प्रैक्टिस का, मैं बार बार बच्चों कहता हूँ कि प्रैक्टिस अच्छी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन आएंगे। तो अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।
बेटा एक खसूसी बात कि आप इसको शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। इसका फ़ायदा दूसरों का भी होगा, वो भी घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि किसी भी आपको अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर लें तो आपको समझ भी आएगी। तो देखना लोगों के लिए फ़ायदा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपका भी फ़ायदा सोचेगा। जैसे वो कहते हैं ना, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा भी खुश होगा अर्श बरी पर। इसलिए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।